हेलो, मैं डॉक्टर M.K. गुप्ता, सहायक प्राध्यापक महारानी पूनम शाही बीएड कॉलेज हथुआ। आज हम लोग का चर्चा करने का टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो शिक्षा नीति के संदर्भ में सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि शिक्षा नीति किसे कहते हैं। वह नीति जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधि का संचालन एवं निर्माण होता है, उसे उस राष्ट्र की शिक्षा नीति कहा जाता है। वैसे शिक्षा नीति के संदर्भ में मैं एक बात बता दूं कि कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्र के चुनौतियों का समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षणिक विकास करना आवश्यक हो जाता है और वह राष्ट्र अपने शैक्षिक प्रणाली का विकास करता है और अपने राष्ट्र के लिए कोई ना कोई नीति बनाता है। ठीक उसी प्रकार भारत ने भी एक 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई थी। हालांकि इस चैप्टर को समझने के लिए आपको जरूरी है कि मेरा पिछला वीडियो कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से बनाया गया है, उस वीडियो को पूरा देख लें। हमको उम्मीद है कि यह चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, क्योंकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोई नया प्रारूप नहीं था। वही कोठारी आयोग के जितने सिफारिश थे, प्रतिवेदन थे, उसी प्रतिवेदन के आधार पर एक शिक्षा नीति बनी थी 1968, उसी प्रतिवेदन के आधार पर। और 1968 के शिक्षा नीति के आधार पर कुछ संशोधन करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनाया गया था। हालांकि इस नीति की खास बात यह है कि यह नीति तो बनाया, एक नियम बनाया, एक सिफारिश बनाया, सारे विवरणों का उसमें जिक्र किया और उसके साथ उसको कार्यान्वयन करने के लिए उसको एक योजना भी बनाई, एक योजना से संबंधित नियम भी बनाई कि इसे कैसे लागू करना है और उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराने की भी नीति बनाई। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति या इसको हम लोग नई शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं। नई शिक्षा नीति इसलिए कि यह उस समय के लिए, जब यह नीति बनाया गया था तो उस समय के लिए चूंकि राष्ट्रीय एक शिक्षा नीति 1968 में बन चुका था, उसके बाद भी एक 1979 में भी मैं बताऊंगा कि एक शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार हुआ था, लेकिन बना नहीं था। तो यह उस समय के लिए नई शिक्षा नीति थी। हालांकि अभी के दृष्टि से देखें तो यह नई नहीं है, इसलिए कि 2019 में एक भारत के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनकर तैयार है, अभी लागू होने को है, लागू होने वाला नहीं है। तो उसको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहा जाता है। NEP के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कहीं कहीं NPE भी होता है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जिसको 1986 में बनाया गया था। हालांकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जब इसका प्रारूप बनाया गया था तो इसमें 12 भाग यह नोट कर लीजिएगा, 12 भाग में यह नीति बनाया गया था। और 12 भाग देखते हैं। पहला था भूमिका में इस बात को बताया गया है कि 1985 में, जनवरी 1985 में इसकी घोषणा की गई। तो जनवरी 1985 में ही इसकी घोषणा कर दी गई कि भारत के लिए एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है, जो बनाने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है। और उसी उद्देश्य से 1985 में ही संसद में एक दस्तावेज पेश किया गया, शिक्षा की चुनौती नाम से। और उस दस्तावेज के तहत पूरे भारतवर्ष के बुद्धिजीवियों से, शिक्षाविदों से, प्रशासकों से, अन्य जितने भी वर्ग थे, सभी लोगों से उस पर सुझाव मांगे गए थे कि यह नीति कैसे बनाया जाए, कैसे हम लोग सफल हो सकते हैं, हमारे देश में क्या कमियां हैं, या फिर जो भी पिछले नीति थे, प्रारूप थे, सिफारिश थे, अब तक वह प्रभावहीन है, आखिर कारण क्या है और हम उसको प्रभाव में ला कैसे सकते हैं। तब जाकर यह नीति तैयार हुआ था, उसको इस भूमिका में जिक्र किया गया है। और इसमें 1968 की शिक्षा नीति और उसके बाद मैं बता रहा हूं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा का विकास का जो चरण है, भारत के आजादी के बाद राधाकृष्णन आयोग, मोदालियर आयोग, फिर कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके आधार पर 1968 में जो शिक्षा नीति बनी थी वो, उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार गिर गई, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस जनता पार्टी की सरकार ने एक इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को हटा दिया और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने पर मजबूर हो गया। और 1979 में वह एक ऐसा प्रारूप लेकर आया कि जिसे यह 68 छोड़कर दूसरा कोई अन्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसमें 68 में ये था कोठारी आयोग के सिफारिश के बाद कि 10+3, तो उसको 8+2+4 किया, तो यह गलत था।
और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार गिर गई, फिर कांग्रेस की सरकार बन गई और 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। फिर 85 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्हीं के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू किया और उन सभी भारत के शैक्षणिक विकास के चरण के जितने भी क्रमबद्ध सिफारिश है, नीति है, उन सभी नीतियों का जिक्र इस भूमिका में इसमें किया गया है। दूसरा है शिक्षा का सार और उसकी भूमिका। शिक्षा का सार और उसकी भूमिका। शिक्षा का सार, और आप समझ सकते हैं कि इसमें इस भाग में यह बताने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा का सार क्या है और उसकी भूमिका क्या है। आप जानते हैं शिक्षा, बिना शिक्षा हम उस आदि मानव काल को जो पढ़ते हैं इतिहास में, वह बिना शिक्षा का एक काल था। अभी भी जो विकसित राष्ट्र है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वहां शिक्षा का विकास हुआ है। जिस देश में शिक्षा का विकास अत्यधिक हुआ है वह देश विकसित है। आज भारत की जो हम लोग विकास की अवस्था देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका आकलन हम शिक्षा से कर सकते हैं। तो यह शिक्षा का सार है। शिक्षा ही विकास में अपनी सबसे बड़ी कारक उपलब्धि साबित हो सकती है। और उसकी भूमिका क्या है शिक्षा? तो शिक्षा सबसे पहले व्यक्ति में आत्मनिर्भरता पैदा करती है। इस बात का जिक्र किया गया है कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, व्यक्ति के अंदर नैतिक निर्माण होता है। शिक्षा ही, चूंकि भारत शुरू से ही परंपरावादी देश रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, तो निश्चित तौर पर यह जो हमारी परंपरा है और संजोन पूरे पृथ्वी पर, वसुधा मतलब पूरे पृथ्वी पर बसने वाले लोगों को वह एक अपना समाज मांगता है, न कि सिर्फ अपने देश में। तो वह पूरे सामाजिक प्रक्रिया को एक साथ लाने में निश्चित तौर पर नैतिक निर्माण की होना आवश्यकता है। तो अपनी भूमिका में ही नैतिक निर्माण यहाँ बताया गया है कि शिक्षा की भूमिका है कि नैतिक निर्माण होता है, सामाजिक विकास होता है। बिना शिक्षा का हम सामाजिक विकास नहीं की, चूंकि मनुष्य, कहा गया है समाज शास्त्र में कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर वह समाज से लगाव नहीं रख सकता, समाज में नहीं रख सकता, तो वह पशु के समान है। तो निश्चित मनुष्य होने के नाते यह जरूरी हो जाता है कि उसके अंदर सामाजिकता का भाव का विकास हो। और बिना शिक्षा का यह संभव नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का सामाजिकता का विकास हो या सामाजिकता का भाव उसमें उत्पन्न हो। आर्थिक विकास, बिना शिक्षा का आर्थिक विकास यह पूर्ण रूप से हम नहीं कर सकते। कृषि ही है, मान लिया जाए कि भारत कृषि प्रधान देश था और है भी, तो कृषि का ही विकास अगर देखें तो शिक्षा की समावेशी जब उस प्रक्रिया में हो जाती है तो तकनीक का विकास होता है। जो काम हम लोग 4 घंटा में करते थे वह 1 घंटा में, आधे घंटे में कर सकते हैं। निश्चित तौर पर कृषि का विकास हुई। कृषि आर्थिक संपन्नता का संपन्न करने में महत्वपूर्ण कारक है, या कोई भी तकनीक हमारी जितने भी आर्थिक विकास का साधन है, आयाम है, उन सभी क्षेत्रों में विकास करने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकती है। तो इसलिए अपने उस दूसरे भाग में शिक्षा की भूमिका में आर्थिक विकास को बल दिया। वैज्ञानिक विकास, बिना वैज्ञानिक विकास का भारत संपन्न राष्ट्र नहीं हो सकता, भारत का कोई भी देश संपन्न नहीं हो सकता। वैज्ञानिक विकास के लिए सबसे अति आवश्यक है कि शिक्षा का विकास हो, शिक्षा के माध्यम से ही वैज्ञानिक विकास संभव है। तो इसलिए दूसरे भाग में शिक्षा की भूमिका में यह तय किया गया कि वैज्ञानिक विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। तो इसलिए राष्ट्र की सफलता शिक्षा पर निर्भर है। उसने पूरे अपने इस बात में डिस्क्राइब किया है कि राष्ट्र की सफलता के लिए जितने आयाम संभव है वह सभी आयाम शिक्षा पर निर्भर है। एक बात इसमें और है, राष्ट्र की एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है, कारगर भी है। राष्ट्र की एकता के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी राष्ट्र की एकता के लिए सिफारिश किया गया है, तो उसके लिए भी शिक्षा महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। भाग 2 में इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। भाग 3 में देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था या प्रणाली, जो पहले से कोठारी आयोग ने जिस प्रणाली को दिया था अपने सिफारिश में 10+2+3, यानी कि मैट्रिक 10वां, इंटरमीडिएट 2 और ग्रेजुएशन 3, उसी प्रणाली को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी तर्क देता है और उसी को मानने के लिए पूरे देश में एक समान लागू करने के लिए, व्यवस्था स्थापित करने के लिए तर्क देता है। इसमें कहता है कि समान शिक्षा 10+2+3, पूरे देश में यह व्यवस्था लागू होना चाहिए। 10+2+3, कहीं ऐसा ना हो कि 8+2+4 या फिर 9+2+3, ये ऐसा ना हो। इसलिए यह भाग 3 में सिफारिश किया गया है, नीति बनाया गया है नियम में कि समान शिक्षा 10+2+3 होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि
हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसा हो, हमारी प्रणाली ऐसी हो जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, न कि सिर्फ एक औपचारिक शिक्षा लेकर के, स्किल ना हो, कुशलता ना हो। उस प्रकार के शिक्षा से हमारा राष्ट्र विकास विकसित नहीं कर सकता। इसलिए जो भी शिक्षा प्रणाली हो, व्यवस्था हो, वह ऐसा करे कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो सके। गुणात्मक शिक्षा के लिए यह अपना पहल करता है। तथा और यह जो 10+2+3 है, उसमें उससे पहले मैट्रिक से 10 वर्ष पहले में एक समान शिक्षा लागू करने के लिए 5+2 3+2 5 यानी कि पहली से 5वीं तक प्राथमिक, फिर 5वीं से 8वीं उच्च प्राथमिक और 8वीं से फिर 10वीं तक माध्यमिक शिक्षा, इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की प्रणाली पूरे देश में एक समान लागू करने के लिए वह अपने नीति में विवरण प्रस्तुत करता है। और चौथा, वसुधैव कुटुंबकम। पहले भी मैंने बताया कि पूरे वसुधा पर रहने, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को यह कुटुंब मानता, अपना समाज मानता है। तो उन सभी के विकास के लिए कार्य करना, एक कुशल नागरिक होना, अपने अंदर व्यक्तित्व का विकास करना, नैतिक निर्माण करना, आचरण का विकास करना, इन सभी शिक्षा प्रणाली और व्यवस्था में निहित होना चाहिए। भाग 4 में समानता के लिए शिक्षा। समानता के लिए शिक्षा, यह भी पहले कोठारी आयोग में इस बात पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी इस बात पर जिक्र किया गया था। उसी को आगे देखिए, सबसे बड़ी कमी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 या कोठारी आयोग नीति बना तो सही, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया, जिसके कारण वह नीति और वह सिफारिश फ्लॉप रहा था। उसीलिए जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बना तो इसमें उसको लागू करवाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से एक अलग से नीति लागू किया कि इसको लागू कैसे किया जाएगा और पूरा संसाधन भी उपलब्ध कैसे कराया जाएगा, इसके लिए भी इसमें योजना बनाया गया है। तो उसमें महिलाओं के लिए समानता, पहले महिलाओं हेतु पूरे भारत में महिलाओं की शिक्षा के समानता हेतु कार्य करने की योजना बनाना। बहुत ऐसा जगह है, बहुत ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाओं को दूर तक स्कूल भेजने में वह समाज, वह सोसाइटी, वह क्षेत्र, वह घर, वह परिवार समुचित नहीं समझता। उसलिए उस क्षेत्र में एक अलग से महिला महाविद्यालय की स्थापना करना, महिला विद्यालय की स्थापना करना, इन सभी नीतियों को इसमें समाहित किया गया, जिससे महिलाओं की शिक्षा को समान रूप से मुख्य धारा में लाया जा सके और समाज में समानता आ सके। वैसे भारत परंपरावादी देश है, अभी भी पर्दा प्रथा या यूं कहें कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत सारी समस्या है। तो इन समस्याओं में महिलाओं के लिए जूझने से निपटने के लिए उन सभी व्यवस्थाओं को लागू करना जो समुचित हो सकता है। दूसरा है अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा व्यवस्था। अनुसूचित निर्धन परिवार, अनुसूचित जाति के लिए जो शिक्षा व्यवस्था जिस क्षेत्र में नहीं है या फिर उसको जातिगत भेदभाव के तहत नामांकन नहीं दिया जाता है, उन सभी को समाप्त करके उनके लिए रिजर्वेशन, आरक्षण कायम करना और उनको नामांकन दिलाना, उनके शिक्षा व्यवस्था के लिए वह सभी कार्य करना जो समुचित हो, वो मुख्य धारा में आ सके और उनको समान रूप से शिक्षा मिल सके। उसके बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के शिक्षा व्यवस्था के लिए कहा गया कि छात्रावास उपलब्ध कराना, प्रत्येक विद्यालय में, जिला मुख्यालय में छात्रावास की सुविधा देना, जिसमें एसटी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की व्यवस्था हो, या फिर उनके क्षेत्र में, चूंकि अनुसूचित जनजाति आदिवासी क्षेत्र से, उनके क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना नहीं होती, उनके क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना करना, या वहां चूंकि क्षेत्रीय भाषाएं भी अलग होती है, तो जिस भाषा के वो लोग हैं अनुसूचित जनजाति, उस भाषा में विद्यालय स्थापित करना, वहां पर शिक्षक भी अनुसूचित जनजाति का नियुक्ति करना, क्योंकि वह अपनी समस्या को अच्छी तरह से पहचान ले और समस्या के अनुसार शिक्षा उनको दे। तो इसलिए उन्होंने इस बात पर तर्क दिया। पिछड़ों के लिए शिक्षा, पिछड़ा एक एवरेज समूह है, तो उसके लिए भी आरक्षण के तहत उनके लिए भी नामांकन सुनिश्चित कराना, उनके लिए भी जो व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है वो व्यवस्था करना और उनको भी समान रूप से शिक्षा देना, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही देन है। अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा, जितने भी अल्पसंख्यक समूह हैं, जैनिज्म है, सिख हैं, बौद्ध हैं, ये इस्लाम है, इन सभी के लिए अलग, जैसे तालीमी, अभी जो तालीमी मरकज जो चलता है मदरसा में, तो इन सभी का व्यवस्था इसी अल्पसंख्यक शिक्षा के तहत किया गया और इनको स्वायत्तता दी गई, स्वतंत्रता दी गई। राज्य से इनको अनुदान भी दिया गया, राज्य सरकार से, जिससे यह अपनी शिक्षा के लिए, विकास के लिए कार्य कर सके। उसके बाद विकलांगों के लिए शिक्षा, विकलांग के जितने वर्ग हैं, कुछ विकलांग जो दूर नहीं जा सकते, उनके नजदीक विद्यालय की स्थापना कराना, उनको वह सुविधा प्रदान करना जिससे उनको पढ़ने में, शिक्षा ग्रहण करने में, मुख्य धारा में आने में सहूलियत प्राप्त हो,
वो विकलांगों के लिए भी अलग सुविधा प्रदान की गई, या फिर कुछ विकलांग ऐसे हैं जिनकी भाषा अलग है तो उस भाषा में भी शिक्षा को डेवलप करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए, जैसे ब्रेल लिपि आपने सुना होगा, तो उन सभी लिपियों को डेवलप करके उस प्रकार के शिक्षक बहाली करके उन समूह के लिए शिक्षा प्रदान करना। हालांकि जो विकलांग 15% है, 20% है, 25%, उनको सभी मुख्य धारा वाले लड़कों के साथ ही शिक्षा दी जाएगी। इस प्रकार का भी जिक्र इसमें किया गया। प्रौढ़ों के लिए शिक्षा, प्रौढ़ वर्ग जो समाज में है, जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके हैं या किसी कारण से वह शिक्षित नहीं हो सके, उनके लिए भी व्यवस्था करना, जैसे दूरस्थ शिक्षा प्रणाली हुआ। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही देन है। हालांकि 1985 में ही इग्नू की स्थापना हो गई थी, लेकिन 1985 में जब इग्नू की स्थापना हुई तो उसके सफलताओं को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उसको मुख्य धारा में लाया और उस प्रकार के और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे वैसे प्रौढ़ व्यक्ति जो शिक्षा से वंचित हैं, जो काम कर रहे हैं, शिक्षा नहीं पा सकते, उनके लिए दूरस्थ शिक्षा जैसी प्रणाली लाई गई, जिससे प्रौढ़ अवस्था के लोग भी शिक्षित हो पाए। उसके बाद छात्रावास की सुविधा, जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए छात्रावास की सुविधा दी जाए, जिससे वह निर्धन परिवार का बच्चा आकर वहां रह सके, पढ़ सके, वहां भोजन वगैरह रहने की सब कुछ व्यवस्था दी जाए, जिससे वह मुख्य धारा में आ जाए। शिक्षा में समानता है, समाज में समानता है। या फिर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यह बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इसकी। जो ऐसे परिवार जो निर्धन हैं और उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, अपने बच्चों को भेज नहीं सकते पढ़ने के लिए, अपने बच्चों को आर्थिक स्रोत बना रखे हैं, उनके लिए रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लाई गई, जिससे वह गांव में अपने रोजगार प्राप्त कर लें और अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजे। यह रोजगार भी बहुत कारगर हुआ शिक्षा नीति को सफल बनाने में, और उसके तहत आर्थिक सहायता भी उससे दी जाए। भाग 5 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाग 5 में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, सभी स्तर पर, जैसे कि अब स्तर तो जानते ही हैं, जो व्यक्ति के जीवन काल में जो शैक्षणिक स्तर है, जैसे कि शिशु काल, बाल्यकाल, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, तो सभी स्तरों पर इन्होंने शिक्षा के पुनर्गठन का तर्क दिया। पहला है कि शिशुओं की देखभाल और शिक्षा, शिशुओं जैसे कि जो 5 वर्ष तक है, उन सभी के लिए देखभाल और शिक्षा का व्यवस्था करना यह सरकार का दायित्व है और उसका वह निर्वहन करेगी। तो उसमें यह कहा गया, जैसे अभी आप लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र सुन रखी होगी, तो आंगनबाड़ी केंद्र में क्या होता है, उसको आहार भी दिया जाता है और पढ़ाने की भी व्यवस्था होती है। तो पढ़ाने में वो खेल खेल में पढ़ाते हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारी जगह जो डेवलप जगह है, शहरी गांव में भी अब ओपन हो रहा है प्ले स्कूल। तो प्ले स्कूल में वही व्यवस्था कायम हो रहा है। वो प्ले स्कूल में सिर्फ भोजन और आहार नहीं दिए जा रहे हैं, बाकी सभी जो खेल खेल में शिक्षा देने की बात है वह इसी के तहत आती है। शिशुओं की देखभाल और शिक्षा दोनों, देखभाल करना, उसके पोषण के लिए भी ध्यान देना है और उसकी शिक्षा के लिए भी ध्यान देना है। या प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के लिए सभी क्षेत्रों में जहां प्रारंभिक विद्यालय नहीं है वहां प्रारंभिक विद्यालय स्थापना किया जाए और वहां 30 अनुपात शिक्षक 1 पर 30 बच्चे हों, इस प्रकार की व्यवस्था लागू किया गया। माध्यमिक शिक्षा के लिए भी बहुत सारे विद्यालयों को प्रारंभिक जो विद्यालय थे उसको अपग्रेड करके माध्यमिक विद्यालय किया गया, जिससे सभी क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा मिल सके, दूर नहीं जाना पड़े, उनको शिक्षा समुचित हो पाए। उसके बाद है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के लिए भी ये बात कही गई कि उच्च शिक्षा अभी बहुत दूर दूर महाविद्यालयों की दूर दूर होने की वजह से बहुत लोग, बहुत परिवार, बहुत सारे क्षेत्र के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते थे। तो इसलिए इस नीति में कहा गया कि प्रत्येक क्षेत्र में एक महाविद्यालय की स्थापना किया जाए, जिससे उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिले और मैक्सिमम लोग, जितने लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, उसके बाद उच्च शिक्षा यानी कि ग्रेजुएशन में नामांकन ले सके, वह प्रतिशत बहुत कम था। जो रिपोर्ट आई थी बुद्धिजीवियों का, तो उसमें इस कमी का भी जिक्र किया गया था, जिसके वजह से इस स्तर उच्च शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा, उसमें कहा गया कि चूंकि राष्ट्र संपन्न तभी हो सकता है जब व्यावसायिक शिक्षा, आपने सुना होगा पहले गांधी जी जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब अभी शिक्षा का विकास ब्रिटिशों के हाथ में था, तो गांधी जी ने उस बात को अपने शिक्षा विचार में, अपने शैक्षणिक दर्शन में कहा है कि सबसे पहले व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ किया जाए, तब जाकर अपना देश आत्मनिर्भर होगा और देश विकास की तरफ अग्रसर होगा। तो इस प्रकार इन्होंने भी व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। चूंकि व्यावसायिक शिक्षा के न रहने की वजह से बहुत अधिक आर्थिक विकास अपने भारत का नहीं हो रहा था। उसके बाद दूरस्थ शिक्षा, यह उच्च शिक्षा में सबसे अहम रोल था।
उच्च शिक्षा ग्रहण करने से जो लोग वंचित हो जाते थे उनके लिए दूरस्थ शिक्षा जैसा कार्यक्रम चलाया गया, जिससे जो लोग अपने रोजगार में हैं, व्यस्त हैं, महाविद्यालय नहीं जा सकते, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वह उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज है कि डिग्री को नौकरी से अलग करना, ये और बड़ी बात है कि जैसे कि अभी पहले होता था कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपने ले ली तो आपको नौकरी मिल जाता था, तो यह बहुत अच्छा बात नहीं है, क्योंकि स्किल कुशलता का न होना और नौकरी मिल जाना यानी कि ये देश के विकास के लिए हित की बात नहीं है। तो इसलिए कहा गया कुशलता को ध्यान दिया जाए, स्किल्ड को ध्यान दिया जाए। सिर्फ डिग्री होने से नौकरी मिल जाना, इससे देश की विकास नहीं हो सकती। उसके लिए परीक्षाएं आयोजित किया जाए, तब उसके परीक्षाओं के आधार पर चयन किया जाए, तब जाकर हमारा देश विकास कर सकता है। ग्रामीण विश्वविद्यालय, गांवों में भी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, जिससे सभी क्षेत्रों में महाविद्यालय हो सके और उच्च शिक्षा सभी क्षेत्रों के लोग ग्रहण कर सके। 6 नंबर भाग 6 में दिया हुआ है तकनीक एवं प्रबंध शिक्षा। इसमें दिया है कंप्यूटर शिक्षा। यह सबसे बड़ी बात है। भारत के राष्ट्रीय ये शिक्षा नीति 1986 में कंप्यूटर शिक्षा बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि उस समय राजीव गांधी की बहुत फजीहत भी हुई थी, बहुत शिकायत, बहुत क्लेम आए थे कि जिस समय अभी तकनीक रूप से भारत संपन्न नहीं था, कंप्यूटर के ज्ञाता सभी जगह भारत में नहीं थे, उस समय उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया था। तो यह पहला ऐसा नीति या आयोग है, सिफारिश है, जिसने कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया। निश्चित तौर पर कंप्यूटर भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान था। पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना, सभी क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हो, जिससे भारत का शैक्षणिक विकास हो सके। नवाचार, शिक्षा प्रक्रिया में नवीन प्रक्रियाओं का समायोजन किया जाए, जिससे शिक्षण प्रक्रिया और प्रभावी हो, या व्यावसायिक शिक्षा और प्रभावी हो, जिससे भारत विकास की तरफ अग्रसर हो सके। शोध में विकास, जितने अनुसंधान हो रहे हैं, जितने रिसर्च हो रहे हैं, तो उसमें भी विकास किया जाए, जिससे नित्य नए शोध हो, अनुसंधान हो, वह कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, प्रशिक्षण के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, या फिर सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हो। उन सभी क्षेत्रों में जितने अनुसंधान होते थे उसमें विकास के लिए यह अपना तर्क देता है। कौशल युक्त शिक्षा, इनकी जो भी शिक्षा व्यवस्था हो वह कौशल युक्त हो। बिना स्किल्ड का कोई शिक्षा वो औचित्य विहीन है, उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था जो भी हो कौशल युक्त हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बिना स्किल्ड का, बिना कौशल का अगर कोई कार्य आप करते हैं तो निश्चित रूप से वह कार्य प्रभावहीन होगा। और प्रभावी करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि कौशल को जान ले, तब जाकर हम प्रभाव छोड़ सकते हैं। भाग 7 में दिया गया कि शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। तो शिक्षा व्यवस्था कैसे कारगर हो सकता है? तो सबसे पहले शिक्षा का आधुनिकीकरण। चूंकि समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई, यह आधुनिक युग आ गया, और इस आधुनिक युग में वह परंपरागत शैक्षणिक प्रक्रिया, परंपरागत शैक्षणिक व्यवस्था, परंपरागत सोच निश्चित तौर पर हम अभी के समय के साथ, अभी का जो चुनौती है उसका सामना नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा में भी इस आधुनिक युग में आधुनिकीकरण करना आवश्यक है। जवाबदेही, यह बहुत बड़ा चीज है। यह पहला शिक्षा आयोग नीति थी जिसमें जवाबदेही तय की गई। शिक्षक की भी जवाबदेही, या फिर प्रशासन की जवाबदेही, प्रबंधन की जवाबदेही। जैसे शिक्षक अगर कोई जहां पढ़ाता है उसमें रिजल्ट कितना आता है, बच्चे सफल कितना हो पाते हैं, उसकी जब जवाबदेही तय की जाएगी तो निश्चित तौर पर परिणाम सफल हो जाएंगे, होने लगेंगे। जो व्यवस्थापक है, जो व्यवस्था कर रहा है, उसको जवाबदेही तय की जाए। जो प्रशासक है समय समय पर वह निरीक्षण करे। तो सभी स्तरों पर जितने शैक्षणिक प्रक्रियाओं में जितने आयाम थे सभी की जवाबदेही तय की गई, जिससे शिक्षण व्यवस्था सफल हो पाए। या फिर संस्थाओं को सुविधा, जब तक संस्थाओं को सुविधा प्रदान नहीं होगा तब तक हमारा शिक्षण प्रक्रिया सफल नहीं हो सकता, प्रभावी नहीं हो सकता। तो सभी संस्थाओं को, वह शिशु अवस्था से लेकर के उच्च शिक्षा तक जितने संस्था हैं उन सभी को समुचित सुविधा प्रदान किया जाए सरकार के द्वारा, तब जाकर हमारा शिक्षा व्यवस्था कारगर हो सकता है। संस्थाओं का मूल्यांकन, यानी कि समय समय पर शिक्षण व्यवस्था को सफल करने के लिए मूल्यांकन करना आवश्यक है। जब तक मूल्यांकन नहीं हो पाए
तो यह पता ही नहीं चलेगा कि हम विकास किए कि नहीं किए। इसलिए आवश्यक है कि समय समय पर संस्थाओं का मूल्यांकन भी किया जाता रहे, ग्रेडिंग किया जाए, पुरस्कृत किया जाए जो भी सफल हुए, और जो असफल हैं उसको पनिशमेंट किया जाए, या सफल होने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही की जाए, जिससे हमारा शिक्षा व्यवस्था दृढ़ हो, सुदृढ़ हो, सफल हो। 8वां भाग में दिया गया कि शिक्षा का पाठ्यक्रम और प्रक्रिया को नया मोड़ देना। पहले भी मैं बताया कि जब सब कुछ बदल गया, यह आधुनिक युग हो गया, तो फिर पिछला पाठ्यक्रम हम इस पर नहीं थोप सकते। अभी आधुनिक युग से लड़ने के लिए पाठ्यक्रम लाना होगा, जो अभी चुनौती है उसका सामना करने के लिए पाठ्यक्रम लाना होगा, जो अन्य देश जिस तरह से विकास कर रहे हैं उसका सामना करने के लिए पाठ्यक्रम लाया होगा। उसको नया मोड़ देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने तय कर दिया। पहला कि मूल्य परक शिक्षा। सबसे पहले जो शिक्षा व्यवस्था हो मूल्य परक हो, उसमें मूल्यों का विकास हो, इस प्रकार की शैक्षणिक व्यवस्था करना। भाषा का विकास हो, चूंकि यह हिंदी भाषी क्षेत्र है और इसमें भाषा का विकास अत्यंत जरूरी है। जिस भी क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास करना, राष्ट्रीय भाषाओं का भी विकास करना, उस भाषा का भी विकास करना जिससे हम अन्य देशों से भी अपना समानता कायम रख सके, यानी कि अंग्रेजी भाषा का भी विकास करना इसमें आया। पुस्तक और पुस्तकालय। पुस्तक, वैसे पाठ्यक्रम में पुस्तक नहीं थे जिसका कोई औचित्य नहीं है, तो पुस्तक और पाठ्यक्रम में उपयोगी वस्तुओं को लागू करना और पुस्तकालय का भी निर्माण करना इसी शिक्षा नीति के अंतर्गत कहा गया। शैक्षिक तकनीक, शिक्षण प्रक्रिया में जितने तकनीक है उस उपागमों को लागू करना, व्यवस्था करना इस शिक्षा नीति में कहा गया। पर्यावरण की शिक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की शिक्षा पर सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही कहा गया कि पर्यावरण के प्रति सभी लोगों को जागरूक करना और पर्यावरण शिक्षा माध्यमिक स्तर से ही शुरू करना। गणित और विज्ञान की शिक्षा कोठारी आयोग में भी था, गणित और विज्ञान की शिक्षा पर जोर देना, परंतु कोठारी आयोग या 1968 का शिक्षा नीति पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया। इसलिए 1986 में भी इस बात को कहा गया कि पाठ्यक्रम में गणित और विज्ञान की शिक्षा को जोड़ दिया जाए, इसे सभी स्तरों पर लागू किया जाए। खेल और शारीरिक शिक्षा, इसमें इस बात का जोड़ दिया गया कि जो प्रारंभिक अवस्था का शिक्षा व्यवस्था है उसको खेल खेल में खिलाया जाए और शारीरिक विकास पर भी जोर दिया जाए। इसलिए शारीरिक शिक्षा भी पढ़ाया जाए और पाठ्यक्रम में उसको निहित किया जाए। मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा में सुधार किया जाए, सभी स्तरों पर मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा में सुधार किया जाए, तब जाकर हम सफलता के तरफ अग्रसर हो सकते हैं और मूल्य परक शिक्षा हो सकती है। और उपयोगी पाठ्यक्रम, पहले भी बताया कि जो पाठ्यक्रम है जिसका औचित्य नहीं है, जिसका उपयोग नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उन सभी पाठ्यक्रम से विषयों को हटाया जाए और जो उपयोगी है, जो हमारे चुनौतियों को सामना करने में सक्षम है, जो हमारी आवश्यकता है, जो आधुनिक युग का है, उस तरह के उपयोगी विषय वस्तुओं को अपने पाठ्यक्रम में लागू किया जाए। 9वां में शिक्षकों की स्थिति, यह कोठारी आयोग में बताया कि जब तक शिक्षक को अपना स्वाभिमान समझ में नहीं आएगा, अपने कार्य के प्रति वह दृढ़ संकल्प नहीं हो सकता है। अब उसको समाज में जब इज्जत मिले तो निश्चित तौर पर वह और प्रेरित होगा और अपने कार्य को सफल रूप से निभा पाएगा। इसलिए शिक्षक को एक सामाजिक कुशलता प्रदान किया जाए, समाज में इज्जत दिया जाए, एक ओहदा दिया जाए, उसको और सारी सुविधाएं जो शिक्षक को देना चाहिए दिया जाए, जिससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। अध्यापक प्रशिक्षण पर इस शिक्षा नीति में भी जोर दिया गया कि बिना प्रशिक्षण का शिक्षा व्यवस्था नहीं हो सकता, इसलिए अध्यापक का प्रशिक्षण जरूरी हो। सभी अध्यापक का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए, बिना प्रशिक्षण का किसी भी अध्यापक की बहाली नहीं किया जाए। ये अलग बात है कि यह बिहार में लागू नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उस बात में उसका जिक्र था और उसके लिए डायट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसकी स्थापना की गई इसी शिक्षा नीति के तहत कि इसमें अध्यापकों का प्रशिक्षण हो पाए और उसमें SCERT और NCERT से सहयोग लिया जाए। बाद में यह जिमा NCTE को दिया गया कि अध्यापकों की प्रशिक्षण के लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू किया जाना चाहिए और अभी तक NCTE ही इसका संचालन कर रहा है। 10वां शिक्षा का प्रबंध। शिक्षा के प्रबंध के लिए आप जानते हैं एक बात कि 1976 में शिक्षा को राष्ट्र के समवर्ती सूची में लाया गया, इसलिए कि
शिक्षा का दायित्व केंद्र सरकार की बढ़े, शिक्षा व्यवस्था को कायम करने की केंद्र सरकार की दायित्व बढ़े, और इसलिए जब समवर्ती सूची में लाया गया तो इसका प्रबंधन का जिम्मा केंद्र सरकार का भी हो गया। तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की प्रबंधन किया जाए और उसको उच्च स्तरीय बनाया जाए। राज्य स्तर पर, यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से सहायता लेकर के, उससे सलाह लेकर के राज्य शिक्षा स्तर पर भी इसको बढ़ाने के लिए प्रबंध किया जाए। जिला शिक्षा तथा स्थानीय निकाय पर भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रबंध किया जाए। स्वैच्छिक एजेंसियों, स्वैच्छिक जितनी एजेंसियां हैं उनसे भी सहायता लेकर इसका प्रबंध किया जाए, या फिर सहायता प्राप्त संस्थाएं जितनी भी है उससे भी सहायता लेकर के इसका प्रबंध किया जाए, जिससे शिक्षा विकास करे। इसी में ये जो जिला शिक्षा स्थानीय स्तर पर है प्रबंध की बात करें तो उसी में विद्यालय संकुल की बात आई। विद्यालय संकुल आप अभी जानते होंगे जिसको सीआरसी कहा जाता है। तो कुछ विद्यालयों का समूह जहां एक प्रबंधन के कार्यक्रम होते हैं कि हम लोग को विद्यालय में नवाचार किस किस कार्यक्रम पर कार्य करना चाहिए जिससे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सफल हो पाए, सुदृढ़ हो पाए, तो वो चीज इसी में आया। 11वीं भाग में संसाधन तथा समीक्षा, उसके संसाधन के लिए और उसके समीक्षा के लिए इसमें जिक्र किया गया। यानी कि वित्तीय खर्च जो 6% कोठारी आयोग में मैंने बताया था कि 6% वित्तीय खर्च को निर्धारित किया गया था अगले 2 पंचवर्षीय योजना में। तो इसमें कहा गया कि अगले पंचवर्षीय योजना में जो 6% खर्च करने की जो न्यूनतम राशि है तो उसको और बढ़ाया जाए, तब जाकर हम सभी शैक्षिक संस्थाओं को समुचित संसाधन दे सकते हैं। इसके लिए चंदा भी इकट्ठा करना होगा, इसके लिए फीस भी बढ़ाएं। उच्च शिक्षा संस्थान में अगर आवश्यकता पड़े तो फीस बढ़ाएं, जिससे आर्थिक मजबूत हो पाए देश, शैक्षणिक व्यवस्था और प्रबंध हो पाए। शैक्षिक उपबंध, इसके लिए जिस तरह से व्यवस्था करना हो वह सरकार करे। शैक्षिक उपबंध को उपलब्ध कराना प्रत्येक 5 वर्ष पर इन सभी पहलुओं पर कार्यान्वयन की समीक्षा करना। प्रत्येक 5 वर्ष पर सभी संस्थाओं में कितना सफल हुआ, कितना कार्य हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रकार की समीक्षा करना यह दायित्व दिया गया। उसके बाद इसकी 12वीं भाग में दिया गया इसकी भविष्य मतलब समय और आवश्यकता अनुसार संशोधन, जिसमें शिक्षा बहुमुखी भूमिका निभाए। मतलब हमेशा आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन किया जाए जो कि बहुमुखी भूमिका निभा पाए। इसी में संशोधन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 पढ़ेंगे आप, तो इसी का प्रारूप है। थोड़ा कुछ किसी भाग में संशोधन किए गए हैं, वही सेम है। तो वह भाग 12वीं में इसके भविष्य में जिक्र किया गया है। यह हमारा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आइए अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। बहुत कम समय में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। विशेषताएं, समानता के लिए शिक्षा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं हैं कि इन्होंने समानता के लिए शिक्षा पर जोर दिया। दूसरा, नवोदय विद्यालय भी राष्ट्रीय शिक्षा विद्यालय संकुल, मैंने बताया था कि कुछ विद्यालयों का समूह जिसको हम लोग सीआरसी कहते हैं वह लागू किया था ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही। यह इसकी विशेषता है। कंप्यूटर शिक्षा, पहली बार कंप्यूटर शिक्षा लागू करने वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, यह भी इसकी विशेषता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही देन है, लेकिन इसको लागू किया गया 1987 में, यह याद रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य ये था कि सभी प्राथमिक शिक्षाओं में जितने उपबंध हैं उन सभी को वहां उपलब्ध कराना, सुविधा प्रदान करना। सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना। ऑपरेशन सर्व शिक्षा अभियान नवंबर 2000 में आया था। और दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी विशेषता राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ही विशेषता है कि दूरस्थ शिक्षा और मुक्त विश्वविद्यालय भी इसी के अंतर्गत किया गया था। उपाधि और डिग्री को सेवा से अलग किया गया था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। या फिर शिक्षक प्रशिक्षण भी इसकी विशेषता है। प्रशासन तथा शिक्षक की जवाबदेही तय किया गया, यही इसी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की ही विशेषता है। अब थोड़ा सा ऐसे प्रश्न को हम लोग जिक्र कर लें जो टेट, सीटेट या फिर कोई अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आ सकता है। सबसे पहला,
कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी। जब यह पहले इंदिरा गांधी थी, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का मृत्यु हो गया, तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लाया गया? 1987 में। 1986 की शिक्षा नीति है, लेकिन 1987 में पहली बार कंप्यूटर शिक्षा किस नीति के अंतर्गत आया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। या फिर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितने भागों में है? तो यहाँ पहले ही हमने लिख दिया है 12 भागों में है। या फिर डाइट की स्थापना, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस नीति के अंतर्गत हुआ? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। पर्यावरण शिक्षा की सबसे पहली बात या जागरूक किस नीति में हुआ? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हुआ। या फिर विद्यालय संकुल की बात किस नीति में हुआ? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हुआ। ये रहा हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। थैंक यू, आप लोग बने रहें। ये स्क्रीनशॉट ले लें।